Hi everyone. So we shall be beginning today's discussion with a company's case study and the name is Nokia. दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस कंपनी के फेल होने के पीछे बड़ा रीजन क्या था? आपने कई सारी केस स्टडीज पढ़ी होगी जिसमें कहा जाता है कि सीईओ वाज इंजेक्टेड इनटू द कंपनी हु बिकेम द प्राइम रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ नोकिया। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो नोकिया के फेल होने के पीछे एक बड़ा रीजन था कि नोकिया ने कभी कंपटीशन को अडॉप्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि नोकिया ने कभी मार्केट लीड नहीं किया था। द कंपनी वाज अ जायंट कंपनी, द मार्केट लीडिंग कंपनी, जिसमें नोकिया 1100, नोकिया 3315 जैसी बहुत अच्छे फोन्स मार्केट लीडर रहे थे जो अपनी बैटरी के लिए जाने जाते थे। उसके बाद एंगेज जैसे फोन मार्केट में आए जिसने गेमिंग का एक नया एक्सपीरियंस लोगों को दिया। एंड फाइनली एन सीरीज, ई सीरीज कंपनी ने लॉन्च की थी जिसमें लोगों ने मीडिया को यूज करना सीखा, मल्टीमीडिया को यूज करना सीखा, कैमरा को यूज करना सीखा। इन सारे फोन्स के बावजूद, इतने सारे फीचर्स के बावजूद कंपनी एक डाउनफॉल की तरफ मूव कर गई। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ था क्योंकि मार्केट में चाइनीज कंपनीज पेनिट्रेट करना शुरू कर चुकी थी और उन चाइनीज कंपनीज के पेनिट्रेशन के बाद what happened कि मार्केट स्टार्टेड शिफ्टिंग टूवर्ड्स चीपर फोन्स। ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया था सैमसंग ने, एलजी ने, मोटोरोला ने, सिमिलर कंपनी जितनी भी उस टाइम में मार्केट में कंपनीज होती थी उन सब ने अडॉप्ट कर लिया था। बट नोकिया के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो मार्केट के साथ बदलना नहीं चाहते थे। आई स्टिल रिमेंबर द स्टेटमेंट ऑफ द सीईओ at that time in a press conference when CEO was asked कि मार्केट इतना बदल रहा है और सैमसंग आपको अब कॉम्पीट अच्छा खासा करने लगा है तो why are you not changing yourself? आप एंड्रॉइड की तरफ स्विच क्यों नहीं कर रहे हैं? Then the CEO of Nokia replied, see, we are the market leaders, we set the trend rather than following the suit. ऐसे एडमेंट बिहेवियर के साथ कंपनी ने मना कर दिया कि ना तो वो नोकिया को एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाएंगे, ना डुअल सिम फैसिलिटी ऑफर करेंगे, जिसकी वजह से लोगों ने धीरे धीरे रीजनेबल ऑप्शंस सैमसंग के अंदर, एलजी के अंदर, मोटोरोला के अंदर, पैनासोनिक के अंदर देखने शुरू कर दिए और लोग शिफ्ट करते गए। जब तक नोकिया ने ये रियलाइज किया कि हमें भी शिफ्ट करना चाहिए, हमें भी एंड्रॉयड के ऊपर जाना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर उन्होंने विंडोज के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ लूमिया सीरीज भी निकाली, डुअल सिम के लिए आशा सीरीज निकाली, लेकिन उस टाइम तक लोग माइंडसेट चेंज कर चुके थे। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन के साथ चलना, खुद को बदलना। लेकिन एक ऐसी कंपनी भी है जिसने कंपटीशन तो छोड़ो, कभी मार्केट की चिंता ही नहीं की और उसमें सबसे पहला नाम आता है आई वुड से इंडियन रेलवेज। आप सब ने इंडियन रेलवे में ट्रेवल किया होगा। अलग अलग क्लासेस होती हैं, बिल्कुल जनरल कंपार्टमेंट से लेकर स्लीपर क्लास होता है, थर्ड एसी टू फर्स्ट क्लास एसी तक। लेकिन आप कभी भी किसी ट्रेन में, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द प्रीमियम ट्रेन्स, आप कभी भी अश्योर होके जा सकते हैं कि कल मेरी एक मीटिंग है सुबह 10 बजे और ये टाइम, ट्रेन का टाइम है 8 बजे पहुंचने का, तो मैं ये ट्रेन को बिल्कुल टेंशन फ्री होके ले सकता हूं? नहीं, कभी नहीं। नो मैटर वेदर यू आर ट्रेवलिंग इन द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, अगर आप उसमें भी जा रहे हैं तो भी आप, अगर 8 बजे वाली ट्रेन है तो 9 बजे से पहले नहीं पहुंचेंगे और हो सकता है शायद आपकी मीटिंग खत्म होने के बाद भी वो ट्रेन आपको पहुंचाए। उस केस में कंपनी के लिए हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि कंपनी आज शुरू हुई थी, 5 साल पहले शुरू हुई थी, उसने कुछ चेंज नहीं किया है। 50 साल से, 100 साल से, जब से ट्रेन चली है तब से उसकी यही हालत है और ऐसी ही क्वालिटी के साथ वो चले जा रही है। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें, वो प्राइस बढ़ा देते हैं, उनकी डिमांड कम नहीं होती। आज भी वेटिंग लिस्ट, आरएस की लिस्ट आप देख सकते हैं, तत्काल की लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि सरचार्ज के साथ भी आप टिकट को बड़ी ही मुश्किल से रिजर्व कर पाते हैं। सो व्हाई इज इट हैपनिंग? अगर आप इन दोनों को कंपेयर करके देखें, दोनों कंपनी की एक टाइम पे हालत एक जैसी थी, दोनों मार्केट को लीड कर रहे थे, उन जैसा कोई ऑफर नहीं करता था मार्केट में, लोग सब उन्हीं को चाहते हैं। एक तरफ इंडियन रेलवेज है और दूसरी तरफ नोकिया है। इन दोनों के केस में एक डिफरेंस ये है कि दोनों के सेंटीमेंट चेंज हो गए, दोनों के लिए मार्केट सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन चेंज हो गई। नोकिया के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए थे, चाहे वो कम प्राइस पे ऑफर करने लगे, चाहे वो डुअल सिम फीचर देने लगे, चाहे वो मीडिया प्लेयर देने लगे, चाहे वो कुछ और फीचर देने लगे हों, एंड्रॉइड के ऊपर चले गए हों। जैसे इंडियन रेलवेज के पास आज तक कोई कंपटीटर नहीं है, ये एक बड़ा रीजन है। सो दोस्तों इस चीज को जो हम कहते हैं टेक्निकली वी कॉल इट मार्केट स्ट्रक्चर। सो मार्केट स्ट्रक्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, दैट इज मार्केट एंड द स्ट्रक्चर। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट कहते किसे हैं? क्या जिस मार्केट में हम सब्जी लेने जाते हैं वो मार्केट,
या चांदनी चौक का मार्केट, या चावड़ी बाजार का मार्केट, जनपत राय का मार्केट। ऐसे बहुत सारे मार्केट हम सबके घर के आसपास होते हैं, कुछ सिटी लेवल पर होते हैं, कुछ बहुत फेमस मार्केट होते हैं। लेकिन ये मार्केट भी एक मार्केट है। इसके अलावा एक टिपिकल मार्केट प्लेस की डेफिनेशन जो कहती है कि वी मस्ट हैव थ्री थिंग्स टू कॉल सम प्लेस ए मार्केट, that is buyers, sellers and common commodity to exchange. Remember three things: the buyers, sellers and common commodity to exchange. बायर इज दी वन जिसे सामान खरीदना है, सेलर इज दी वन जिसे सामान बेचना है। लेकिन इमेजिन ए सिचुएशन जब सेलर कुछ ऐसा बेच रहा है जो आप नहीं खरीदना चाहते हैं, बायर नहीं खरीदना चाहता है, तो कैन वी कॉल इट ए मार्केट? नो, इट इज नॉट ए मार्केट फॉर अस. It will be a market when there is something common to exchange. That means, let's say मुझे एक सेल फोन खरीदना है, तो सेलर सेल फोन बनाता हो तो वो मेरे लिए मार्केट है। और जरूरी नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट है वो मुझे किसी फिजिकल मार्केट प्लेस में मिले, मुझे कोई हैंड ओवर करे, बल्कि ये एक वर्चुअल प्लेस भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे। These are some of the examples where the buyer and the supplier meet together to exchange the common commodities, right? So it can be a virtual place to exchange, to let the buyers and the sellers meet. Now, मूविंग टू दी स्ट्रक्चर पार्ट। स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो कौन कौन सी चीजें जो स्ट्रक्चर बनाएगा। स्ट्रक्चर एक हो सकता है कि भाई मॉल का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, जैसे एक ग्रेटर नोएडा की तरफ एक मॉल बना है ग्रैंड वेनिस का, डीएलएफ मॉल है नोएडा में, जीआईपी मॉल है, उनका अलग अलग स्ट्रक्चर है। लेकिन इसको स्ट्रक्चर नहीं कहते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो कितने बायर्स हैं और सेलर्स हैं। आप किसी भी मार्केट में देखिए, जब सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो क्या होता है, सेलर शोर मचाना शुरू करते हैं, इतने का ले लो, इतने का ले लो, इतने का ले लो, चलो इतने का ले जाओ। तो वहां बायर के पास नेगोशिएशन पावर आ जाती है। सिमिलरली अगर बायर्स ज्यादा हो, सेलर्स गिने चुने हो, तो उस केस में क्या होगा, तो सेलर्स के पास पावर आ जाएगी। आप कभी अपने एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर को देखिए, चाहे आपके इलेक्ट्रिसिटी पावर कट कितना भी हो, पावर फ्लक्चुएशन कितना भी हो, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, आपको उसी से खरीदना है। वो पावर सेलर को किसने दी, मार्केट सिचुएशन ने दी, क्योंकि उसके अलावा कोई और सेलर नहीं है। जिस तरह का वो प्रोडक्ट बनाता है वो कोई और नहीं बनाता है। लेकिन जब आप साबुन खरीदने जाते हैं, जब आप डिटर्जेंट पाउडर खरीदने जाते हैं, जब आप टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं, तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स, सिमिलर प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिलते हैं। तो आपको पावर मिलती है कि मैं रेट कंपेयर करूंगा, मैं क्वांटिटी से डिवाइड करके देखूंगा कहां पे मेरे को एफिशिएंट मिल रहा है, कहां पे मेरे को चीपर मिल रहा है, और उस चीज को मैं खरीदूंगा। सो दिस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑल्सो डिसाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। नाउ आप अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस देखना शुरू करें तो आपको मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। जैसे एक टाइम था जब टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत अपॉर्चुनिटी दे रही थी लोगों को। अब उस टाइम पे क्या हुआ, जब बीएसएनएल और एयरटेल आइडिया जैसी बिग कंपनीज ही इस इंडस्ट्री में थी, बहुत सारी कंपनीज को लगा कि वो भी इसमें आके प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी आप इसमें आके प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं। तो एयरसेल, वर्जिन मोबाइल, टाटा इंडिकॉम जैसी कंपनीज मार्केट में एंटर कर। देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे रियलाइज्ड कि जियो के एंट्री के साथ ही सबको पता लग गया कि अब हम इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, दिस इज नॉट प्रॉफिटेबल। तो क्या हम इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं? बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, जैसे रेलवे है, इसमें एंट्री करना पॉसिबल नहीं है, एग्जिट करना भी पॉसिबल नहीं है। तो इनर मार्केट सिचुएशन दूसरे होती है। लेकिन जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री थी, आप एंट्री भी कर सकते थे, एग्जिट भी कर सकते थे। सिमिलरली अगर आप फ्रूट सेलर देखिए, एक शॉप खोलना चाहें, एक जनरल स्टोर खोलना चाहें, तो आप एंट्री भी कर सकते हैं, आप एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक इंडस्ट्री ऐसी होती है जहां पे ना तो एंट्री अलाउड होती है, ना ही एग्जिट आसान होता है। इन चीजों को कंबाइन करके आप देखेंगे तो कंपनी के पास आती है मार्केट पावर। दैट मीन्स आप क्या अपने लिए प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट 10% प्रीमियम पे बिकेगा या 50% प्रीमियम के ऊपर जाएगा या 100% प्रीमियम पे से जाएगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, मेरा सेल्स वॉल्यूम कितना होगा। लेट्स से क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे प्रोडक्ट की 500 यूनिट्स सेल हो ही जाएंगी मार्केट में? अगर मैं एक सोप बनाने वाली कंपनी हूं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर मैं इंडियन रेलवेज हूं तो मैं कह सकता हूं। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग कंपनी हूं तो मैं कह सकता हूं। सो ये जो मार्केट पावर है कि इतनी यूनिट में सेल खरीदूंगा और इतना मेरा प्राइस में रखूंगा,
फिर भी मैं इतनी यूनिट सेल कर पाऊंगा। इसे कहते हैं हम मार्केट पावर। कितनी मार्केट पावर किसके पास है, इन चारों फैक्टर्स के ऊपर जब हम किसी भी मार्केट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, देन वी कॉल इट मार्केट स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करके हमारे पास कुछ मेजर जो मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई होते हैं, उनमें कुछ बड़े नाम आते हैं, राइट फ्रॉम perfect competition to monopoly. These are the two apex. These are two opposite market structure. On one hand we have perfect competition, at another hand we have monopoly. आप ऐसा कंफ्यूज ना हो कि perfect competition का opposite imperfect competition होगा. No, perfect competition का opposite is monopoly. अब ये होता क्या है? Monopoly means, mono means one, poly means to sell. When there is only one seller, mono seller, single seller, then we have highest market power. इस केस में हमारा रिस्क कितना है? I would say almost nothing. हम जो चाहे प्राइस डिसाइड करेंगे, जो चाहे वॉल्यूम डिसाइड करेंगे, हम जो चाहे कर सकते हैं, तो इसमें हमारा रिस्क तो है ही नहीं। ऑन दी अदर हैंड, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। जो मार्केट पावर है वो हमारी रहेगी नहीं, और जो रिस्क है वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम। दैट मीन्स हमारे पास प्राइस डिटरमाइन करने की पावर नहीं रहेगी, हमारे पास आउटपुट सेल्स डिटरमाइन करने की पावर नहीं रहेगी। और इन दोनों के बीच में आते हैं हमारे इनपरफेक्ट कंपटीशन के टाइप्स, जिसमें एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और दूसरा है ओलिगोपोली। पहले हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं, जहां पे आपका कंपटीशन होगा लेकिन हर एक के अलग फीचर्स होंगे, वो होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डिटेल में समझने के लिए हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे, बने रहिए आप इस वीडियो में मेरे साथ। तो इसमें क्या होता है कि जितना प्रोडक्ट आपका डिफरेंट होगा, उतना ही आपके ज्यादा पावर मिलती जाएगी। जितना आप डिफरेंट मोबाइल फोन बनाएंगे, जैसे एंड्रॉयड फोन मार्केट में थे, नोकिया जैसी कंपनी वाइप आउट हो गई थी, लेकिन फिर भी वन प्लस ने अपने लिए जगह बना ली। किस लिए, कैसे बना ली, किन फीचर्स के साथ बना ली, क्यों लोग वन प्लस के फोन खरीदने लगे? एंड द आंसर इज, द ओनली आंसर इज कि उन्होंने स्पीड अच्छी दी। लोगों ने फील किया एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस तो एक जैसा है, लेकिन कंपनी इस तरह से ऑप्टिमाइज किया उस हार्डवेयर को कि लोग आराम से स्मूथली एंड्रॉइड को रन कर पा रहे हैं, जबकि उस टाइम पे सैमसंग के फोन हैंग हुआ करते थे। टॉकिंग अबाउट ओलिगोपोली, ओलिगो मीन्स ए फ्यू एंड पॉली का मतलब हमें पता है टू सेल। When there are a few sellers, जब मार्केट में कुछ ही सेलर्स होते हैं, गिने चुने सेलर्स होते हैं, बाकी सारे बायर्स होते हैं, तो क्या होता है कि इन गिने चुने सेलर्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये ग्रुप है, गिने चुने 4-6 ही सेलर हैं और सारी पॉपुलेशन मेरी बायर है, मेरे को बहुत बड़ा मार्केट मिला है टैप करने के लिए। तो ग्रुप में पावर आ जाती है कि हम क्या प्राइस डिसाइड करेंगे, ग्रुप प्राइस डिसाइड कर लेता है और जो वो चाहते हैं वही होता है। एक एग्जांपल के लिए आप ओपेक कंट्री को देख सकते हैं, जब एक ग्रुप के पास पावर आ जाती है तो वो जो चाहे प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अब एक शॉर्ट सी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत जल्दी से अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के साथ, जिसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले करूंगा, आइटम डिस्प्ले करूंगा, जिसका मार्केट स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना है इन 4 मार्केट स्ट्रक्चर में से जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, और उसके लिए एक जस्टिफाइबल सा रीजन भी रखिएगा। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज, कोरोना टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी आप बाहर जाने का मत सोचिए, बट हाँ, ये इंडस्ट्री कौन सी है, ये किस मार्केट स्ट्रक्चर में फिट होती है? ओके, 3, 2, 1। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट, इट इज एन एप्पल। साइड से कटा नहीं है इसलिए इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, कट जाता तो ये बहुत महंगा होता। ऑलराइट, 3, 2, 1, नेक्स्ट आइटम। Smile on your face. Definitely you would love it. Three, 2, 1. Let's move. Three, 2, 1, and time's up. All right. So what are the answers? The first product, that is an airline. Second is fruit or the fruit seller. A luxury car and the bathing soap.
कीप योर आंसर्स विद यू एज ऑफ नाउ। मैं इसके आंसर्स आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। हाँ, एक चीज मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन you will be in a position to justify the market structure for each of these items. Okay, so let us move forward to the market structures. First of the market structure is the perfect competition. Perfect competition को समझने के लिए think about the fruit seller. Maybe the banana seller, maybe he's having apples also, pomegranate, banana, guava and similar things. अब उसके पास एक बार सोचकर देखिए कि कितने सेलर्स होते हैं, कितने सारे सेलर्स हैं हमारे पास मार्केट में, फ्रूट सेलर्स। आप कहोगे बहुत सारे हैं, मेरे एरिया में भी बहुत सारे हैं। तो इसके सेलर्स भी बहुत ज्यादा है मार्केट में, बायर्स भी बहुत ज्यादा है। जब आप चाहें तब आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप फ्रूट सेल करवा सकते हैं या कर सकते हैं, जब आप चाहें तब मार्केट को ज्वाइन कर लीजिए, आप अमीर बन जाइए। और आपको लगता है अब ये थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए, तब आप एग्जिट कर सकते हैं, मार्केट से आप अपनी शॉप लेकर आ सकते हैं। यहां पर एक अजम्पशन होती है कि द बायर नोज एवरीथिंग अबाउट द सेलर, एट द सेम टाइम द सेलर हैज कंप्लीट नॉलेज अबाउट द बायर। मींस बायर को सेलर के बारे में सब कुछ पता है, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है, स्पेसिफिकेशन के बारे में सब कुछ पता है। सिमिलरली द सेलर नोज एवरीथिंग अबाउट द बायर, किस तरह की उसकी चॉइसेस हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो खरीदता है, कितनी क्वांटिटी वो खरीदता है, किस प्राइस के ऊपर खरीदेगा, उसे भी कंप्लीट नॉलेज है। यहां पर जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल है। वही मेरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं जो फ्रूट सेलर की है, फ्रूट सेलर का अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमारे लिए डिफरेंशिएट कर पाना कि कौन सा फ्रूट ज्यादा बेटर है। लेट्स से अगर दो सेलर है मार्केट में, तो मैं नहीं कह सकता कि किस सेलर के पास ज्यादा न्यूट्रिशन है। दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों में न्यूट्रिशन भी लगभग एक जैसा ही होगा। हाँ, कलर, ऑर्डर, शेप, साइज, इनमें डिफरेंस हो सकता है, बट प्रोडक्ट सेम ही होता है। आप घर में देख के कभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो पापा आप केला लाए हैं ये इस ब्रांड का है या ये उस सेलर से आप लाए हैं। वो सारे एक जैसे होते हैं, यू कैन नेवर आइडेंटिफाई दिस। लास्ट में इसके पास कोई भी मार्केट पावर नहीं होती है, ये प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। अगर मार्केट रेट 20 रुपीज पर केजी चल रहा है, सेलर को भी 20 रुपीज पर केजी ही रखना पड़ेगा। सो दे आर द प्राइस टेकर्स रेदर प्राइस मेकर्स। इसे ग्राफ के साथ समझते हैं कि हाउ दे आर प्राइस टेकर्स रेदर प्राइस मेकर्स। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वी आर टेकिंग द कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन आउटपुट और सेल्स, बेसिकली द क्वांटिटी। In the industry, we determine the price with the help of the demand and supply. Here the red graph, which is downward sloping curve, is demand graph. We already have understood that demand curve slopes downward. ये downward slope करता है because जैसे जैसे price बढ़ता है, जैसे जैसे revenue बढ़ता है, उसके साथ मेरी demand कम होती जाती है। Supply के साथ उल्टा होता है, जब price बढ़ता है तो supply की quantity भी बढ़ती जाती है। तो जहां पे इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं और वही फर्म का प्राइस बन जाता है। सो दिस इज हाउ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज द प्राइस टेकर रेदर देन द प्राइस मेकर। अब बात करते हैं हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो इसमें आप देखिए वाई एक्सिस के ऊपर मैं ले रहा हूं कॉस्ट एंड रेवेन्यू, on the x-axis I have output or sales. Since we already have understood, हमने पहले ही ग्राफ में देखा कि प्राइस जो हमारा आता है वो आता है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री का प्राइस जो डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस की वजह से, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। अब क्योंकि यहां पर मेरा जो प्राइस है वो आ गया है उस इंडस्ट्री के कर्व से, तो यहां पर मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज प्राइस। हियर इन आवर केस, इन द केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, MR इज इक्विवेलेंट टू AR। सो हमारा जो MR और AR कर्व है वो एक ही होता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन व्हिच इज ऑलवेज पैरेलल टू द x एक्सिस। नाउ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज अ काइंड ऑफ यू शेप कर्व। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टिंग में कम होती है, एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर ये बढ़ना शुरू कर देती है। एवरेज कॉस्ट कर्व का बिहेवियर होता है कि यू शेप कर्व होगी, जो मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर शुरू होती है स्टार्टिंग में, जब वो मिनिमम होती है एवरेज कॉस्ट, तब मार्जिनल कॉस्ट उसे इंटरसेक्ट करती है और उसके बाद एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के नीचे रहती है।
एक सेपरेट वीडियो में हमने इनका रिलेशनशिप समझा था कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्यों ऐसा रिएक्ट करती हैं। तो क्योंकि इनकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऐसी है जो कहती है कि एवरेज कॉस्ट विल बी ओवर एंड अबव द मार्जिनल कॉस्ट इन द बिगिनिंग, एट द मिनिमम पॉइंट इट विल इंटरसेक्ट एंड देन आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट विल बी ओवर एंड अबव द एवरेज कॉस्ट। किसी भी फर्म को सेल्स कब तक करनी होती है? वो करनी होती है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होने तक। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाते हैं। यहां पर आप देखिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट होता है AR माइनस AC। तो अब AR भी यहीं पर ही है, दिस येलो लाइन इज AR इटसेल्फ एंड एवरेज कॉस्ट कर्व को आप देखिए एट द सेम पॉइंट। दैट मींस in this perfectly competitive firm, AR is equal to AC. That means we are making normal profit. बहुत सारे लोग पूछते हैं जब AR मतलब मेरा जो रेवेन्यू है, जो मार्केट से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, वो मेरी कॉस्ट के बराबर है, तो ये प्रॉफिट कैसे हुआ? दोस्तों, जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम 4 फैक्टर को कंसीडर करते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के लिए जो कंसीडरेशन होता है वो होता है प्रॉफिट। दैट मीन्स लैंड को हमने रेंट दे दिया, ड्रेस को हमने दे दिया कैपिटल के अगेंस्ट, रेंट दे दिया हमने लैंड के लिए, एंटरप्रेन्योर को हमने क्या दिया? दैट इज प्रॉफिट। दैट मीन्स ओनर अपना प्रॉफिट ले चुका है। तो जो बिजनेस कर रहा है उसने प्रॉफिट निकाल लिया, क्योंकि हम उसका टाइम कंसीडर करते हैं, उसकी जो वैल्यू लगी है उसको कंसीडर करते हैं, और उसका प्रॉफिट क्योंकि हम कंसीडर ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए जब हमारा AR इज इक्वल टू AC होता है उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और जब जैसे ही एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ऊपर चला जाता है, थोड़ा भी ऊपर जाता है, तो हम उसे एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहने लगते हैं। दोस्तों, इन दिस केस कंपनी इज मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। लेकिन हैव यू एवर थॉट, कई बार सब्जी वालों को भी बड़ा फायदा हो जाता है, उन्हें भी एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो सकता है? क्या वो बहुत नया इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे? क्या वो नया कुछ रिवॉल्यूशनरी करेंगे, कोई ब्रेक थ्रू आइडिया लेकर आएंगे? नहीं, इनका क्या होता है कि ये एवरेज कॉस्ट को कम कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट कैसे कम होगी? लेट्स से अगर आप फ्रूट्स खरीद के ला रहे हैं होलसेल मार्केट से, उसके बजाय आप एक चीपर सोर्स आइडेंटिफाई कर लीजिए। वहां से अगर आप बाई करेंगे या बल्क में खरीदेंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। एवरेज कॉस्ट कम होने से क्या होगा? आपका एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे शिफ्ट होगा, इन दिस कंडीशन आपकी कॉस्ट कम हो गई है और रेवेन्यू अभी भी ऊपर ही है, क्योंकि प्राइस हमारा उतना ही है। भाई चीपर सोर्स मुझे मिला है, बाकी सेलर को थोड़ी मिला है, तो इंडस्ट्री का प्राइस तो नीचे भी नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि मेरी कॉस्ट कम हो गई है, इसकी वजह से मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया है। तो इस केस में मेरे को मार्जिनल कॉस्ट भी कम होगा, MCC का टू MR के ऊपर मार्केट इक्विलिब्रियम आएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे AR और AC की पोजीशन, तो मेरे को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया। लेकिन क्या ये बहुत लंबे टाइम तक रह सकता है? एंड द आंसर इज नो। बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह सकता, क्योंकि बायर को भी पता है, सेलर को भी पता है, यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज होती है एक दूसरे के बारे में, तो ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह सकता। शॉर्ट टर्म में 2-4 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, कभी कभार तो आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट थोड़ा एक्स्ट्रा इससे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत लंबे टाइम तक आप प्राइस ऊपर रखेंगे, दूसरे सेलर्स हैं ये भी सेम सोर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उसकी वजह से वो भी प्राइस बेसिकली उनका कॉस्ट कम हो जाता है। क्योंकि सबका कॉस्ट कम हो जाता है तो प्राइस वॉर शुरू हो जाती है, अल्टीमेटली सबको प्राइस कम करना पड़ता है। तो इन लॉन्ग रन प्राइस ऑल्सो कम्स डाउन एंड द न्यू प्राइस इज लोअर देन द प्रीवियस वन। तो इसीलिए आपने देखा होगा मार्केट में सब्जियों के प्राइस, फ्रूट्स के प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। हाँ, कोई एक आध दिन हो सकता है किसी सेलर ने आपसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया हो क्योंकि उसने सस्ता मार्केट से खरीदा था, उसने आपको महंगे में बेच दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं हो सकता कि वो 2-3 साल के लिए ऐसा ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और या एब नॉर्मल प्रॉफिट आपसे अर्न कर सके। सो दिस इज द लॉन्ग रन कर्व फॉर द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। Now moving ahead to the monopoly. Monopoly, we already have understood the meaning of the term single seller. So when there is only seller in market for the entire market, it is called the monopoly. दोस्तों, मोनोपोली बनने के लिए कुछ एक रीजंस होते हैं, जिसमें एक प्राइम रीजन होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आप सबको पता होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे 3 इडियट्स मूवी में फोंसो क्वांग ने 400 पेटेंट्स अपने नाम लिए थे। हाँ, नंबर इधर उधर हो सकते बट उसने लिए थे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं जैसे कॉपीराइट, पेटेंट्स, मींस
व्हेन यू इनोवेट समथिंग योर ओन, सबसे पहले कोई चीज आप बनाते हैं तो उसके ऊपर आप एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लेते हैं। जैसे अगर आपका कोई स्किल वर्क है, इंटेलेक्चुअल वर्क है, आपने कोई एक बुक लिखी है, आपने कोई एक गाना गाया है, आपने कोई एक पेंटिंग बनाई है, तो उसके लिए आप कॉपीराइट लेते हैं। दैट मीन्स अब उस टेक्स्ट को कोई और पब्लिश करेगा, यूज करेगा, तो जो रॉयल्टी है वो कॉपीराइट होल्डर को जाएगी। सिमिलरली अगर आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाना और उस प्रोडक्ट को बनाने की प्रोसेस को फॉलो करने का राइट सिर्फ आपका है। वो 20 इयर्स का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है, जिसमें आप उस रिसर्च की कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन बॉश एंड लॉन्ग was selling the contact lenses at very high price, very high price. These days the normal range of contact lenses, जो हम आंखों में contact lenses पहनते हैं, उसका एक normal range शुरू होता है 600-700 रुपए से, मार्केट में इजीली मिल जाता है। लेकिन जब बॉश एंड लॉन्ग के पास पेटेंट था तो उस टाइम अगर आप उसके प्राइस देखेंगे तो आज खुद भी आप सरप्राइज में रह जाएंगे। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एक ही कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट मिला है, क्योंकि और कोई बना ही नहीं सकता, इसलिए प्राइस कम होता नहीं है। और कंपनी अपनी रिसर्च कॉस्ट को रिकवर करने के लिए वो सारी कॉस्ट, वो सारा प्राइस चार्ज करती है। दूसरा होता है कि जब आप ग्रोथ करते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ करते हैं, जब आप कॉस्ट बहुत ज्यादा कम कर लेते हैं कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट, जो एवरेज कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो इतनी कम हो जाए, आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इतना अचीव कर लिया है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट प्रॉक्टर एंड गैम्बल, HUL, आज अगर कोई कंपनी चाहे कि इनके साथ अगर कॉपी का सोचे भी तो बहुत डिफिकल्ट है। रीजन इज इन कंपनीज का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि आपका जो कॉस्ट आएगा उतने पे तो वो प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन इतना ज्यादा है, उनका वॉल्यूम इतना ज्यादा है, इसलिए उनकी वजह से उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। नेक्स्ट जो रीजन हो सकता है दैट इज आप कंपनीज को मर्ज कर लें, आप जो आपका जो कंपटीशन है उससे आप सबको खरीद लें या खत्म कर लें। जैसे जियो जब मार्केट में आया तो आप देखेंगे आसपास की सारी कंपनीज के लिए उसने मार्केट खत्म ही कर दिया, क्योंकि उसने फ्री सिम डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब फ्री ने डिस्ट्रीब्यूट करके तो कोई और सर्वाइव नहीं कर सकता। जियो ने किया था, ऑल्दो दे हैड कैश पाइल ऑफ 90,000 करोड़ रुपीस, लेकिन ऐसा हर कंपनी तो नहीं कर सकती कि फ्री में सिम डिस्ट्रीब्यूट करेगी, फ्री कॉलिंग देगी, फ्री डेटा देगी, सब कुछ फ्री दे देगी। उसके बाद आपका स्पेक्ट्रम भी यूज हो रहा है, टर्मिनल चार्जेस भी लग रहे हैं, आपका ARPC भी आपका नील है। तो नेगेटिव रेवेन्यू के साथ, अगर नेगेटिव प्रॉफिट्स के साथ अगर कंपनी का आप सर्वाइवल सोच रहे हैं तो हर कंपनी नहीं कर सकती है। तो इस केस में आपकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। So if I talk about one or few of the major characteristics of this market structure, definitely we already has understood that we talk about the characteristics of this monopoly. First and foremost characteristic is the single seller. क्योंकि मार्केट में एक ही सेलर है उस तरह का जो प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए हम इसे मोनोपोली कहते हैं, और उसके लिए बाकी सारे बायर्स ही हैं। अब मोनोपोली इसलिए है क्योंकि इस इंडस्ट्री में एंट्री नहीं मिल सकती, मे बी बिकॉज ऑफ लाइसेंसिंग थिंग, गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती है, मे बी बिकॉज आपके पास IPR है, आपके पास कॉपीराइट है, या आपने पेटेंट लिया हुआ है। तो इस तरह की रीजंस की वजह से, इस तरह की पॉलिसीज की वजह से आपने एंट्री मुश्किल कर दी है, या फिर आपने मुश्किल कर दी है। आप मार्केट में बहुत अलग तरह की प्रोडक्ट ऑफरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप सिंगल सेलर हैं तो डेफिनेटली आपके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट में मार्केट में है नहीं, इसीलिए आपकी मोनोपोली है। यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मींस अलग अलग कस्टमर्स से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, एंड दैट इज सिंपली बिकॉज कि यहाँ पे कंप्लीट मार्केट पावर होती है कंपनी के पास। आप क्या प्राइस चार्ज करेंगे वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है, और क्योंकि आपका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है आपके प्रोडक्ट का, इसलिए कस्टमर को आपसे वो प्रोडक्ट खरीदना ही होगा। जिस प्राइस पे भी आप सेल करेंगे, ऑल्दो आप डिस्क्रिमिनेट भी करेंगे, तो भी लोगों को आपसे खरीदना होगा। ये हम कुछ एग्जाम्पल के साथ अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। पहले हम समझ लेते हैं कि कितना प्रॉफिट ये मोनोपोली फर्म बनाती है, और फिर हम समझेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे किया जाता है। On the y-axis, we have cost and revenue. On x-axis, we have output and sales. This is our average revenue curve, and the relationship between average revenue and marginal revenue is जिस रेट से average revenue कम हो रहा है उसके डबल रेट से marginal revenue कम होता है। That means अगर आप देखेंगे कि marginal revenue जहाँ पे x axis को टच करता है, intersect करता है, वहाँ पे average revenue curve half लगभग ट्रेवल कर चुका होता है। This is because of some mathematical relationship between these two curves.
ये हमने जब हमने रेवेन्यू ग्राफ डिस्कस किए थे, जब हमने कॉस्ट डिस्कस की थी, उनकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमने समझी थी कि ऐसा क्यों होता है. So the upper half, when the marginal revenue curve is declining and has not intersected the x-axis, वहाँ तक elastic curve है हमारा, because this is the demand curve also, and इसके आगे हमारा होता है inelastic demand. ये हमने elasticity में already डिस्कस किया है. Elastic demand is when demand responds more to the price, and inelastic is आप प्राइस चेंज करते हैं लेकिन डिमांड पे उतना रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलता है. डिमांड मार्केट में उतना रिस्पॉन्ड नहीं करती है. सो प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ऑन वाई एक्सिस वी हैव आउटपुट एंड सेल्स. दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट कर्व, विच इज यू शेप कर्व, जो एक यू शेप है. स्टार्टिंग में ये कम होता है, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, फिर एक मिनिमम पॉइंट पे आने के बाद ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है. इसके लिए हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, या कॉस्ट वाला जो आप वीडियो देखेंगे वहाँ पे आपको ये समझ आएगा कि यू शेप क्यों होता है. एट द मिनिमम पॉइंट द मार्जिन कॉस्ट इज इंटरसेक्टिंग द एवरेज कॉस्ट कर्व. Then this is our average revenue curve. Average revenue curve in monopoly is inelastic. यहाँ पर आप देखेंगे कि inelastic है, काफी स्टीप कर्व है, काफी स्ट्रेट कर्व ड्रॉ हो रखा है. इसका रीजन यही है कि आप प्राइस को कम करें या ज्यादा करें, डिमांड को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. हाँ ठीक है, हो सकता है 1%, 2%, 3% का आपको मार्केट में चेंज आए, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, क्योंकि मार्केट में लोगों के पास आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है. सिर्फ जिनकी अफोर्डेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, जिनके बजट हिल जाता है, सिर्फ उनकी कंजम्पशन में डिफरेंस आता है, अदरवाइज किसी के कंजम्पशन में डिफरेंस नहीं आता है. मार्जिनल रेवेन्यू कर्व की अगर हम बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल डिक्रीज एट द डबल रेट एज ऑफ एवरेज रेवेन्यू. अब जो कंपनी का सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, दैट इज एट द पॉइंट वेयर द एमसी इज इक्वल टू एमआर. सो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन होगा, यहाँ तक कंपनी को मैक्सिमम सेल्स करनी चाहिए. और इस पॉइंट पे आप देखिए कि द येलो ग्राफ इज देयर, जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है, एंड रेड लाइन इज एवरेज कॉस्ट कर्व. एवरेज कॉस्ट हमारा बहुत नीचे है और एवरेज रेवेन्यू उसी पॉइंट के ऊपर काफी ऊपर है. सो एक ही यूनिट के ऊपर आपने 4 यूरो का प्रॉफिट आपने अर्न कर लिया है, तो इस केस में आपका प्रॉफिट कितना अच्छा हो गया. सो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, इसीलिए इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को हम मोनोपोली प्रॉफिट भी कहते हैं. सो दिस इज द मोनोपोली प्रॉफिट. और लॉन्ग टर्म में भी मोनोपोली के केस में एबनॉर्मल प्रॉफिट ही रहता है, क्योंकि इसे प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है. ये जो प्राइस दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको इन्हीं से लेना है, इसीलिए शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी प्राइस यही रहता है. नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहता है कि आप डिफरेंट कस्टमर्स से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करेंगे. ये कुछ एक डेफिनेशन है जिसमें आप देख सकते हैं, सबने कॉमन चीज ही लिखी. Price discrimination is the sale of various products at prices which are not proportional to the marginal cost. That means मेरा cost से कोई लेना देना नहीं है, cost proportional नहीं है. ऐसा नहीं है कि मेरा cost कम होगा तो मैं प्राइस कम करूंगा, cost बढ़ेगा तो मेरा प्राइस बढ़ेगा. लेकिन सेम प्रोडक्ट के लिए मैं सेम डिफरेंट कस्टमर्स से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करूंगा. दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मीन्स आपका जो प्राइस है, आपको जो प्राइस मैं ऑफर करूंगा वो कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है आपके पड़ोसी से या आपके दोस्त से, और ये डिस्क्रिमिनेशन मैं कर रहा हूं सेम प्रोडक्ट के लिए. दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इसकी अगर टाइप देखें तो ये 3 तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है: पर्सनल, ज्योग्राफिकल एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूज. सो इसे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री भी कहते हैं. फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है जब आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, इनकी ग्राउंड पे जब आप डिवाइड कर लेते हैं और आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हैं. फॉर इंस्टेंस द इलेक्ट्रिसिटी. सो अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के वोल्ट सेम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की पावर सेम होती है, दैट इज 220 वोल्ट, और सेम पावर के साथ हर एक जगह आती है, चाहे वो एक फैक्ट्री में आ रही हो या आपके घर में आ रही हो. इनफैक्ट आपके पड़ोसी जहां पे कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, उनके घर में आ रही हो या आपके घर में आ रही हो, लेकिन उस यूनिट का रेट देखिए. जिनका कंजम्पशन 200 यूनिट्स तक है उनके लिए रेट डिफरेंट है, जिनका 500 यूनिट्स तक कंजम्पशन है मंथ में, उनके लिए रेट डिफरेंट है. लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिसिटी अगर आप एक फार्म के लिए खरीदते हैं, एक फैक्ट्री के लिए खरीदते हैं, तो सेम इलेक्ट्रिसिटी का रेट कंप्लीटली डिफरेंट है. तो
डिफरेंट टाइप्स के लोगों के लिए, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए सेम प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है, लेकिन उसका प्राइस डिफरेंट चार्ज किया जा रहा है. दिस इज फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन और पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन. Second degree of discrimination, that is geographical discrimination, is on the basis of geographical region you are in. Let's say if I talk about the banks, the public sector bank or the private banks, it is possible when if you are residing in a metropolitan area, the minimum bank balance requirement for you may be completely different for the person who is residing in the rural area. आपसे हो सकता है बैंक एक्सपेक्ट करेगा और बैंक बोलेगा कि आपको हमेशा 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में रखने हैं. रूरल एरिया में सेम अकाउंट के लिए वो 3,000 रुपए में भी काम चलेगा. ए ग्रेड सिटी, बी ग्रेड सिटी में अगर आप देखेंगे तो वो 5,000 होगा. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन एंड दैट इज सेकंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन. लास्ट होता है थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन. उस दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज. इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन व्हाट वी डू इज हम मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं. जैसे ये बेसिस हो सकते हैं आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज कितना है. ऐसे कस्टमर जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है या ऐसे कस्टमर जो बहुत रेयरली खरीदते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट टाइप हो सकता है आपकी इनकम के बेस पे या आपकी एज की बेसिस पर. तो हमने क्या किया, एज के बेसिस पर हमने डिफरेंट मार्केट को डिफरेंट प्राइसेस में, डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर दिया और उनसे हम डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं. तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ एंड दैट मार्केट स्ट्रक्चर इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. इसको समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे जहां पे मैं आपको कुछ टैगलाइन शो करूंगा और उनकी करस्पॉन्डिंग ब्रांड आपको आइडेंटिफाई करनी है. अपने कई सारे बिजनेस क्विज कंपटीशन में देखा होगा कि आपको एक लोगो डिस्प्ले किया जाता है या ब्रांड टैगलाइन डिस्प्ले की जाती है जहां पे आपको ब्रांड आइडेंटिफाई करनी है. बिल्कुल वैसा ही एक शॉर्ट एक्टिविटी हम करने वाले हैं जहां पे मैं आपको टैगलाइंस दिखाऊंगा और आपको करस्पॉन्डिंग ब्रांड बतानी है टूथपेस्ट की. तो सबसे पहली ब्रांड है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? डोंट वरी, आपकी वर्ड ठीक है और कोई पूछ नहीं है. एंड द ब्रांड इज, यस यू आर करेक्ट, इट इज Colgate. Next tagline is a toothpaste which gives you 24-hour germ protection. Yes, very close to it. And the correct answer is Pepsodent. एक ऐसा टूथपेस्ट जो जेल से बना है और जो आपको फ्रेश और फ्रेगनेंट ब्रेथ देता है. The correct answer is Close Up. It's getting difficult. Okay. एक ऐसा टूथपेस्ट that balances the cold and hot vibrations in the teeth. Very correct. The correct answer is Sensodyne. Next, the Ayurvedic toothpaste. Are you saying Dant Kanti? No, that is not Ayurvedic. No, not Dabur Red. Alright. So the correct answer is Meswak. Yes. If you said so, congratulations. Next brand is a toothpaste brand that helps teeth to become stronger, healthier and whiter. नहीं, Horlicks नहीं. The correct is Dabur Red. Okay. The last brand is भारत का टूथपेस्ट. भारत में एक ही टूथपेस्ट बनता है, भारत सिर्फ एक ही टूथपेस्ट बनाता है, and genuinely that is Patanjali Dant Kanti. Okay, so now if we talk about this particular market structure, यहां पे आप देखिए टूथपेस्ट सभी हैं, सबका एक ही कोर फंक्शन है एंड दैट इज टू क्लीन योर टीथ. लेकिन फिर भी ये डिफरेंट हैं, सबके प्राइसेस डिफरेंट हैं क्योंकि इनकी पैकिंग डिफरेंट है, क्योंकि इनके इंग्रेडिएंट डिफरेंट हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि ये दूसरे से अलग हैं. और दूसरे से अलग कैसे हैं कि एक भारत में बनता है, एक पता नहीं कहाँ बनता है. एक में नमक है, दूसरे में पता नहीं शायद है भी या नहीं. एक में नीम है, दूसरे में तो कहाँ से आएगा. नीम तो ऐसी चीज है जो एक्सट्रैक्ट होके आएगी. एक जेल से बना है, बाकी पता नहीं किससे बने हैं. जेल ही तो मुझे चाहिए था, राइट. सो इन सब ने अपने लिए एक एरिया बनाया है, अपना एक जोन बनाया है जहां पे ये कहते हैं कि ये बाकी सबसे अलग हैं, इनकी सॉर्ट ऑफ मोनोपोली है, इसलिए हम इन्हें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फिट करते हैं.
तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं इनके लिए और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ये एंट्री एंड एग्जिट कंडीशन की बात करें तो आप कभी भी इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, कभी भी इंडस्ट्री से जा सकते हैं। यहाँ पे लोगों को नॉलेज होती है एक दूसरे के बारे में। इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारे सेलर्स और बायर्स मिल जाते हैं। काफी सारे सेलर्स होंगे जो इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। मेसवाक है, डाबर लाल है, HUL, PNG, पतंजलि, लॉट मेनी कंपनीज आर देयर। उनके ब्रांड्स में आप जाएंगे तो बहुत सारे ब्रांड्स भी आपको मिल जाएंगे, एक एक कंपनी के ही मल्टीपल ब्रांड मिल जाएंगे। अगर इनकी एंट्री की बात करते हैं तो इजीली आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप चाहें टूथपेस्ट बना के बेचना चाहते हैं तो आप यू कैन स्टार्ट एट एनी टाइम। यू कैन ऑल यू नीड टू डू इज दिस थिंक अबाउट द बिजनेस एंड स्टार्ट डूइंग इट। एग्जिट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जब आपको लगे कि इट इज बिकमिंग नॉन प्रॉफिटेबल, यू कैन ऑलवेज मेक एन एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते। ऐसा टूथपेस्ट जिसमें नमक है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज कोलगेट। लेकिन ऐसा टूथपेस्ट जिसमें 24 आवर जर्म प्रोटेक्शन हो वो भी एक ही है। लेकिन अगर आपको सिमिलर टूथपेस्ट चाहिए, आपको सिर्फ टूथपेस्ट चाहिए जिससे आपको बकल कैविटी को क्लीन कर सकें, तो वो आपको कोई भी मिल जाएगा। लेकिन आप एग्जैक्ट फीचर के साथ आपको सिर्फ एक ही मिलेगा। सो यहाँ पर आपके क्लोज सब्स्टिट्यूट तो होंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। यहाँ पे अगर मैं मार्केट पावर की बात करूं तो मार्केट पावर डिपेंड करती है आपके डिफरेंशिएशन के ऊपर। आप जितने अलग हैं मार्केट से, उतना आप मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप बेथिंग सोप के केस में देखेंगे, द डव चार्जेस a bit higher amount than rest of the bathing soaps. रीजन इज दे क्लेम कि उनके सोप में क्रीम है, बाकी सबके में दूध है तो उनके में क्रीम है, और क्रीम हमेशा दूध से महंगी होती है, इसलिए वो एक्स्ट्रा चार्ज कर पाते हैं। सिमिलरली आप केमिकल से आजकल बहुत डरते हैं लोग, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो जहां पे केमिकल नहीं होंगे वो चीज महंगी होने ही वाली है। इसलिए पियर्स कहता है कि उसमें केमिकल नहीं है, देन आई फेल टू अंडरस्टैंड कि फिर वो बनाया किससे है, बट स्टिल वो कहते हैं कि उसमें केमिकल नहीं है, इसलिए वो साबुन थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो जितना आप मार्केट को अलग दिखा सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उतने ज्यादा आप प्राइस चार्ज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एक एग्जांपल देखें, ऑल्दो एग्जैक्टली तो फिट नहीं होता, बट हाँ क्लोजली फिट हो ही जाता है। अगर आप सेलफोन इंडस्ट्री में देखेंगे कि एप्पल अपने आप को कहता है कि सेलफोन नहीं बनाता है, बाकी सब में स्मार्टफोन बनाते हैं, लेकिन वो आईफोन बनाता है। अल्टीमेटली बनाता तो वो भी स्मार्टफोन ही है, लेकिन उसने एक अपने लिए एक सॉफ्टवेयर भी मतलब बनाया है, लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस ही देता है, इसलिए वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाता है। तो हायर द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, जितना आप खुद को अलग करोगे मार्केट से, उतना ज्यादा आप मार्केट से प्राइस चार्ज कर सकते हो। अगर डायग्राम की बात करें तो ऑन वाई एक्सिस अगेन वी आर टेकिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग आउटपुट एंड सेल्स। मार्जिनल कॉस्ट कर्व, द एवरेज कॉस्ट कर्व आर सेम एज ऑफ अर्लियर ग्राफ्स। यहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व, जो आपका डिमांड कर्व है, दैट इज बिट इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे आपका प्राइस डिफरेंशिएशन, प्राइस आपका जितना ज्यादा वेरी करेंगे उतना आपकी डिमांड को फर्क पड़ता है। यहाँ आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप कॉलगेट लेने गए हैं, क्लोजअप के ऊपर अगर बहुत अच्छा ऑफर आ गया तो आप क्लोजअप लेकर आ जाओगे। एंड लॉयल्टी बहुत ज्यादा नहीं होती है। आप बिग बाजार में जाके देखिए, आप यहाँ से भले कुछ भी सोच के जाइए, लेकिन अगर वहां पे बहुत अच्छा ऑफर आया तो शायद आपकी मदर ही आपको बोलेंगी कि ये वाला प्रोडक्ट नहीं, ये वाला प्रोडक्ट हम लेकर चलेंगे। यहाँ पे इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, AR is comparatively downward sloping. Marginal revenue curve will decrease at the double rate of as of AR, हमने प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किया था। देखिए, दिस इज द सेल्स मैक्सिमाइजेशन पॉइंट वेयर MC is equal to MR. At this point, AC is lesser than AR, means AR ज्यादा है, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है, लेकिन गैप अगर आप देखेंगे मोनोपोली के कंपैरिजन में यहाँ पर कम है। सो एट दिस प्राइस वी हैव एवरेज रेवेन्यू, एट दिस पॉइंट वी हैव एवरेज कॉस्ट, देन दिस इज आवर एबनॉर्मल प्रॉफिट। यहां पर अगर आप देखेंगे कि द डिफरेंस इज ऑफ 40 cents when we are selling 1 unit of the commodity in €1 while we are manufacturing it in 60 cents. So on each unit sold we are making 40 cents as profit. हमारा 40 पैसे अगर हम इंडियन रुपी में देखें तो प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं। So this is the amount of abnormal profit that a monopolistic competitive firm is making from the market.
लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, अगर आप एब नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे तो लोगों को दिखेगा कि आप अमीर होते जा रहे हैं और आपकी जैसी फैक्ट्री वो आपके साथ में लेकर आ जाएंगे। आपने बहुत सारे एरिया में देखा होगा कि एक पुरानी कचौड़ी की दुकान है तो एक प्राचीन दुकान है, एक जो पुरानी दुकान है उसके बगल में एक और दुकान खुल जाएगी, वो भी सेम नाम के साथ खुलेगी। फिर एक लिखेगा कि हमारी असली दुकान है, वो बोलेगा कि हमारी 1857 की दुकान है। सो ये आपस में भाइयों में ही कंपटीशन की जैसा भी आपने देखा होगा। सो दिस बिकम्स व्हेन यू आर प्रॉफिटेबल, न्यू फर्म एंटर्स द मार्केट, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो इंडिविजुअल डिमांड है, क्योंकि डिमांड तो शेयर हो गई, मार्केट साइज तो वही है, इसकी वजह से डिमांड आपकी कम हो जाती है, इंडिविजुअल डिमांड कम हो जाती है, जिसे हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू कर्व आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा। फाइनली व्हाट इज हैपनिंग, जहां पे आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है, जहां पर आपका MC इज इक्वल टू MR है, वहां पर AC इज इक्वल टू AR हो जाता है। दैट मीन्स इन लॉन्ग रन a competitive firm makes the normal profit. लॉन्ग टर्म में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप एब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, आप नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं। हाँ, जो आप यहाँ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल यू कैन ऑलवेज रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर, जिसकी वजह से आपको वो एब नॉर्मल प्रॉफिट अर्निंग शुरू हो जाती है, जो हमने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। दिस इज द लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट कर्व ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो दोस्तों, लास्ट मार्केट स्ट्रक्चर जो हमारे पास आता है दैट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली जैसा हमने पहले ऑलरेडी समझा था, ए फ्यू सेलर्स, दैट मींस ए ग्रुप ऑफ कंपनी, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री। यहाँ पर आप देखेंगे कि गिने चुने प्लेयर हैं, आप उन्हें फिंगर्स पे इजीली काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप पेट्रोलियम कंपनीज देखें तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL हो गया, IOCL हो गया, उसके बाद रिलायंस हो गया, SR ग्रुप हो गया। सो 4-5 कंपनीज आर इन टोटल जो उस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री में देखेंगे तो अल्ट्राटेक, बांगर, JK, सो दीज आर 4-5 कंपनीज जो सीमेंट मार्केट में देती हैं। टेलीकॉम कंपनीज में देखेंगे तो वन इज रिलायंस जियो, देन इज एयरटेल, देन इज आइडिया, देन इज वोडाफोन। ये 3-4 कंपनीज ही एग्जिस्ट करती हैं। सो जब पूरा मार्केट सिर्फ गिनी चुनी कंपनीज के पास होता है तो इस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओलिगोपोली, मींस फ्यू सेलर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि फ्यू सेलर्स हैं तो उनका साइज वॉल्यूमिनस है, साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अगर एंट्री और एग्जिट की बात करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं तो शायद आप कर भी सकते हो, लेकिन इनसे कॉम्पीट करने के लिए, इनके सामने खड़े रहने के लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जिसकी वजह से एंट्री बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। सो ऑल्दो एंट्री इज फ्री, यस यू कैन मेक द एंट्री, बट एंट्री इज सो डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ very high cost. It becomes very tedious. It becomes a nightmare for anyone. नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि वो मार्केट की कॉम्पिटेटिव फर्म्स हैं, वो जाइंट फर्म्स हैं, उनकी बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करती हैं, तो उनसे कॉम्पीट कर पाना, उनके सामने खड़े रह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और क्योंकि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो अगर कोई लॉस हुआ, मार्केट सिचुएशन ठीक नहीं रही, जैसे पेंडेमिक जैसी सिचुएशन या कोई भी अगर अनसर्टेन कंडीशन आ गई मार्केट में, तो उस केस में आपके लिए आसान नहीं होगा कि आप इंडस्ट्री से एग्जिट भी कर सकें। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करूं तो यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है कि अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखेंगे तो सबके मोबाइल सिग्नल मोर और लेस सेम ही होते हैं। अगर आप बिल्कुल टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो हाँ, हर्ट्ज में, वेवलेंथ में कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन आपको कॉल एक्सपीरियंस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अल्टीमेटली सिम का साइज भी सेम है, आपको कॉल भी लगभग, आवाज भी सेम सुनाई देती है और सारा एक्सपीरियंस भी लगभग सिमिलर ही होता है। नेक्स्ट आती है आपका मार्केट पावर। यहाँ पे मार्केट पावर ग्रुप में होती है। यहाँ जो 3-4 प्लेयर्स हैं, इन सब के पास लगभग बराबर मार्केट पावर होती है। इंडिविजुअली ये बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर सकते। इनमें अगर आप मार्केट ग्राफ देखेंगे तो इसमें एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेट्स से अगर एक यहाँ पे 4 सेलर हैं, A, B, C and D, राइट। एक फर्म अगर प्राइस इंक्रीज करती है तो क्या होगा? क्या बाकी फर्म्स भी करेंगे? लॉजिकली नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक फर्म ने प्राइस बढ़ाया है तो सारे कस्टमर बाकी 3 फर्म्स के पास आने लगेंगे, तो बिना कुछ किए आपकी तो डिमांड बढ़ गई, आपकी तो सेल्स बढ़ गई, जिसकी वजह से आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हो, तो आपको प्राइस बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर एक फर्म प्राइस कम कर देती है, जिसकी वजह से डिमांड सारी उसकी तरफ जाने लगेगी, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आपको भी प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि सारी डिमांड जिस एक सेलर की वजह से उसकी तरफ जानी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर एक हम अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ेगा तो कोई नहीं बढ़ाएगा, बाकी
सेलर्स नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जब प्राइस कम होगा तो सारे सेलर्स प्राइस कम करेंगे। तो जिसकी वजह से व्हाट विल हैपन टू आवर डिमांड कर्व, ऑन y axis we have price, on x axis we have quantity। यहाँ पर हम we are believing कि when a firm raises the price, rival प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जब एक फर्म प्राइस कम करती है तो सारी फर्म्स प्राइस कम कर देंगे। इनिशियली हम देख रहे हैं कि डिमांड हमारी इलास्टिक है। डिमांड इलास्टिक है क्योंकि प्राइस की कंपैरिजन में डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। आप प्राइस बढ़ाएंगे तो सडनली डिमांड चली जाएगी, प्राइस कम करेंगे तो सडनली डिमांड आ जाएगी, तो इलास्टिक डिमांड हो गई। अब मान लेते हैं कि हम 5 यूरो में सेल कर रहे थे, 100 क्वांटिटी हम सेल करते थे 5 यूरो में। अब इन्हें प्राइस को बढ़ा दिया 5 यूरो से लेट्स से 7 यूरो, तो ये मेरा जो टोटल रेवेन्यू है ये होता 5 यूरो के ऊपर, लेकिन मेरा जो 7 यूरो होने की वजह से मेरा रेवेन्यू काफी कम हो गया। अगर आप देखें 100 से लगभग 30-35 के आसपास रह गया। तो अगर मैं 2 यूरो बढ़ाता हूं, जिसके नॉट एग्जैक्टली द 50% ऑफ 5 यूरो, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम इंक्रीजिंग द प्राइस बाय लेसर देन 50%, क्योंकि 50% अगर आप 5 यूरो का देखेंगे तो दैट इज 2.5 यूरो। सो 50% से भी कम प्राइस बढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरी क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा बढ़ रही है, दैट इज क्लोज टू 60-65%। दैट मींस प्राइस में चेंज कम है और क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज ज्यादा है। यहाँ पे हमारी इलास्टिक डिमांड है। इसका अपोजिट देखते हैं, अगर मैं प्राइस डिक्रीज करता हूं तो व्हाट विल हैपन, डिमांड विल बिकम इनइलास्टिक। So what is happening, you can clearly see in the demand curve, initially it was elastic, and because of the fall in price, demand of the commodity has suddenly become inelastic. Okay, so there is a break in this demand curve. You can see this with the highlighted line. This total revenue has been reduced by this. This is my new kink, like yellow line के ऊपर अगर आप highlighted part देखेंगे, this given part is the elastic demand curve. However, the second part, the later part of the demand curve is inelastic demand curve. तो बीच में आप देखेंगे on this green line there is a break in the demand curve, जिसे सीधे जाना चाहिए था। The demand curve has broken down and it has tilted towards the x-axis. This point is called kinked, and overall it is called kinked demand curve. We do actually segment it into two types. One is pure oligopoly, second is differentiated oligopoly. If we talk about the first part, it is when the products are absolutely identical or homogeneous, like in case of cement, in case of petrol, in case of the telecom services, the products are absolutely identical. You cannot differentiate one product from the other. जबकि दूसरे टाइप की कमोडिटीज में क्या होता है, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री है, अब वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ऑल्दो सारे आपको 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट लेकर जाएंगे, लेकिन आपका एयर एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, आपको फूड फैसिलिटीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप कितना लगेज लेके जा सकते हैं, आपका जो कुशनिंग कंफर्ट है, आपका लेग स्पेस है, वो सारी चीजें कैसी रहेंगी, उनके बेसिस पर आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो आपके सर्विसेज की क्वालिटी है, उनकी प्राइसिंग है, वो डिफरेंट रहती है। तो दिस इज कैटेगराइज्ड एज डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। Now, if we talk about these firms, how do these firms compete? So, क्योंकि ये 3-4 फर्म्स ही हैं, अगर सोचो ये प्राइस कंपटीशन ही करने लगेगी तो प्राइस कंपटीशन, एक फर्म प्राइस कम करेगी, बाकी सबको करना पड़ेगा, दूसरी फर्म कम करेगी, बाकी को कम करना पड़ेगा, तीसरी फर्म कम करेगी, बाकी को करना पड़ेगा। ऐसे एक एक बार सारी फर्म प्राइस कम करती रहे, बाकी सारी फर्म्स को ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा, तो प्राइस कम होता जाएगा। अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपकी कॉस्ट के बराबर ही आपका प्राइस हो जाएगा, तो आपकी वो जो मार्केट पावर है, जहां पे आप थोड़ा सा एक्सेसिव प्रॉफिट ले सकते थे, वो आपका पावर खत्म हो जाएगी। तो इस केस में क्या करते हैं कि प्राइस वॉर नहीं की जाती है, नॉन प्राइस कंपटीशन किया जाता है। अब नॉन प्राइस कंपटीशन के केस में आप क्या करेंगे कि जैसे हम प्रोडक्ट प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, 4 P's की ग्राउंड पर अगर हम देखें तो सिर्फ प्राइस को छोड़ देंगे, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, कलर, साइज, फ्रेग्रेंस, जो पैकिंग है, उनकी ग्राउंड पे, ये सारी चीजों की ग्राउंड पे हम जब कंपटीशन करना शुरू करते हैं। जैसे अगर आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में देखेंगे तो इंडियन ऑयल का एक्स्ट्रा प्रीमियम है, बीपीसीएल का पावर है, ये जो ब्रांड्स, सब ब्रांड्स जो निकाल देती हैं, जो कंपनी सब ब्रांड निकालती हैं, ये कॉम्पीट करने का ही तरीका है। दूसरा कुछ एक हो सकता है कि जैसे बेस्ट वर्कर्स के लिए, बेस्ट फुटबॉलर्स के लिए एक्सेसिव पेमेंट, आपने कुछ इंसेंटिव देना शुरू कर दिए, ऑनलाइन रिव्यूज लेना शुरू कर दिया, लोकेशन कन्वीनियंस देना शुरू कर दिया। जैसे कई बार होता है कि आपने देखा होगा कुछ गिवन एरियाज में जहां पे किसी का पेट्रोल पंप नहीं है, वहां पे आपको एसआर का पेट्रोल पंप मिलेगा, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो वो लोकेशन कन्वीनियंस दे दिया, आपने कोई नया प्रोडक्ट दे दिया, आपने एडवर्टाइजमेंट देना शुरू
कर दिया, आपने एक बड़ा कोई एम्बेसडर हायर कर लिया, ब्रांड एम्बेसडर आई एम टॉकिंग अबाउट, सो वो अब जब आपकी एडवर्टीजमेंट करेगा तो डेफिनेटली आपकी सेल्स बढ़ेगी। आपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर दिया किसी भी तरह से, जैसे आपका माइलेज अच्छा होगा या जेके बांगर सीमेंट इसकी पकड़ सबसे मजबूत। तो इस तरह की जब आप कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि आप प्राइस को छोड़ के बाकी सब चीजों के ऊपर करना शुरू कर दो। इमेजिन कि आप साबुन के केस में जब ये अगर अप्लाई करते तो क्या होता कि वहां अरे साबुन का प्राइस सेम होता लेट्स से 20 रुपीज। अब एक साबुन क्या करता है, उसे ब्लैक कलर के बॉक्स में रखता है, बाकी अगर पेपर में रख रहे हैं तो उसे बॉक्स में रख रहा है। अब बॉक्स में रखेगा, उसके ऊपर गोल्डन प्रिंटिंग से ब्रांड का नाम लिखेगा, तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम फील होगा, आप उसे पिक करेंगे। अगर उसकी फ्रेग्रेंस आपने चेंज कर दी तो आप मार्केट में ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वेज, दीज आर सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज वेयर यू कैन मेक एडवांटेज, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द नॉन प्राइस कंपटीशन। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मोनोपोली बनती क्यों है। दोस्तों मोनोपोली Okay friends, this was about the topic. We'll be back with another session soon. Meanwhile, if you have any suggestions, or if you have any doubts, please mention in the comment section below or contact me in person. We shall cover in the next video. For continuous learning, you can subscribe to the channel. Don't forget to share with your